Good afternoon students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। काफ़ी चीज़ें इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 चैप्टर्स हम जो हैं हमारे कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम 1947 टू 1990। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 का पहला वीडियो है ये, जिसके अंदर आज की क्लास में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। तो प्लानिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल पब्लिक सेक्टर को जो है लीडिंग रोल क्यों दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां जहां पूछा जाए वैसे वैसे आप लोग रिस्पॉन्ड करना जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक कोट के साथ, इफ एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। याद कीजिए लास्ट क्लास जो मतलब काफी 2-3 क्लासेस पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि एग्रीकल्चर जो होता है, क्योंकि इससे प्रीवियस चैप्टर एग्रीकल्चर ही था। एग्रीकल्चर जो है बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमी की। और अगर एग्रीकल्चर जो है बैकबोन होता है तो इंडस्ट्री जो है उसकी एनर्जी होती है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, बहुत अच्छी बात है ये। अगर ये लाइन आप लिखते हैं तो डेफिनेटली काफी अच्छे मार्क्स जो हैं सीधा जो है पंच करती है एग्जामिनर के माइंड को यहां पर। सो इफ एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, इंडस्ट्री इज द एनर्जी, इंडस्ट्री उसकी एनर्जी है। अब यहां पर सबसे पहले चैप्टर की बिगिनिंग से पहले यहां पर बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द बिल्डिंग एंड ग्रोइंग इंडस्ट्रीज विद इन द इकोनॉमी or within an economy. So industrial development is the building and growing of industries within an economy. एक इकोनॉमी के अंदर जब इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने लगती हैं, ग्रो होने लगती हैं, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलिए आगे बात करते हैं यहां पर। सो इट मीन्स एस्टैब्लिशिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की इसका मतलब क्या है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आती हैं कि ओल्ड एंड आउटडेटेड टूल्स को रिप्लेस किया जाता है मशीन्स की हेल्प से। सो ओल्ड और आउटडेटेड जो टूल्स होते हैं वो मशीन की हेल्प से रिप्लेस किए जाते हैं। सेकेंड, ह्यूमन लेबर, जो ह्यूमन लेबर है वो रिप्लेस की जाती है मैकेनिकल पावर से। यानी कि जो चीज जो है लेबर की हेल्प से की जाती है, ह्यूमन लेबर की हेल्प से की जाती है, अब वो मैकेनिकल पावर से यानी कि किसी मैकेनिकल या टेक्निकल मीन के थ्रू जो है वो की जाती है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन लेबर। छोटी सी चीज यहां पर एक स्मार्ट आर्ट मैंने बताई हुई है कि एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जॉब ग्रोथ भी बढ़ती है, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है इंडस्ट्रीज की हेल्प से, एंड सस्टेन्स ग्रोथ को सस्टेन करता है। यानी कि जितनी भी जो ग्रोथ हो रही है वो होती रहती है। अगर ओवरऑल बात करें इंपॉर्टेंस की तो स्टूडेंट्स कुछ चीजें मैं यहां पर ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जॉब ग्रोथ बढ़ती है, नेचुरल रिसोर्सेज का फुल्ली यूज किया जाता है, ऑप्टिमल तरीके से उनका जो है यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की हेल्प से जो है एग्रीकल्चर में जो है प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आपका जो टर्शरी सेक्टर है उसका भी एक्सपेंशन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करता है, क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं पे इंक्रीज होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन या पावर जनरेशन जिसे आप कह सकते हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये फैसिलिटीज भी धीरे धीरे इंक्रीज होती हैं। हाँ, हालांकि इसका एक डीमेरिट भी है। डीमेरिट क्या है स्टूडेंट्स? की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉल्यूशन को भी बढ़ाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक तरीके से लेबर की जो है सप्लाई जो है उस मतलब डीमेरिट बता रहा हूं मैं कि लेबर की सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से जो है यूज नहीं हो पाती। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर जो है यानी कि लोग पुअर रह जाते हैं, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जस्ट आपको बता दिया है, इसके ऊपर कोई अलग से मैंने जो है नोट नहीं बनाया है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं, हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। देख रहे हैं आप किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है यहां पर। तो ये नेगेटिव साइड्स है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंस की। सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस हियर। सो यहां पर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम। डोंट वरी,
I am going to explain all these points one by one students. So अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए. I will explain that particular thing to you. So यहां पर अगर आई होप इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. कमेंट बॉक्स में यस सर, अंडरस्टूड सर जरूर लिखें. इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखने के बाद इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं. रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इनकम जो है उसकी रैपिड ग्रोथ होती है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है काफी सारे लोगों के लिए. इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन होता है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. फॉरेन एक्सचेंज हमारे बढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड की वजह से. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है किसी इकोनॉमी में स्टूडेंट्स, सो इट लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंजेस यानी दूसरी कंट्री की करेंसीज भी हमारे पास आती हैं. डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है. बैलेंस डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी में. सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है. और इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने आप में किसी भी नेशन की सिक्योरिटी होती है. तो ये इंपॉर्टेंस है. एक एक करके यहां पर सबको समझाऊंगा, डोंट वरी. आप अभी ये मत समझिए कि सर ने से जस्ट नाम ले लिया है और बताया नहीं है. तो अब तक अगर ये सारे पॉइंट्स एक एक करके कहीं पे दिमाग में बैठे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस सर करके जरूर लिखिए. सबसे पहले बात करेंगे रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम की. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम तो इसका क्या मतलब है. यहां पर कहते हैं द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज दैट इट कैन प्रोवाइड अ बेस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम. कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बेस प्रोवाइड करती है रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम के लिए. और ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट प्रोडक्टिविटी रेट्स आर हायर इन इंडस्ट्री देन एग्रीकल्चर. जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन रेट है, प्रोडक्टिविटी रेट है, एग्रीकल्चर से ज्यादा होती है, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है. सो इंडस्ट्रीज मेनली डिपेंड ऑन ह्यूमन एफर्ट्स. ये यहां पर मैं पॉइंट बता रहा हूं. रेड जो है मैंने इसको जो है कलर से लिखा हुआ है यहां पर. सो इंडस्ट्रीज मेनली डिपेंड ऑन human effort while agriculture is restricted by limiting factors of the nature. कि नेचर से मिलते हैं, नेचर पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, तो प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है. इंडस्ट्री जो है ह्यूमन एफर्ट्स पे डिपेंड करती है. ह्यूमन एफर्ट्स को इंक्रीज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है. एंड it is also seen that the industrialized nations have higher per capita income. तो ये per capita income को भी बढ़ाता है. रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम तो होती ही होती है, पर कैपिटा इनकम की भी ग्रोथ जो है यहां पर आपको देखने को मिलती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि ये हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. यहां से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं. एंड दैट इज व्हाट वी कांट फॉरगेट. तो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स which I have explained here. So with the increasing population, agriculture is unable to provide employment. So जो burden है, the agriculture is becoming overburden, with the labor. कि labor ज्यादा है, land जो है limited है, और प्रेशर जो है, द प्रेशर ऑन लैंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, जो प्रेशर है लैंड पे वो भी इंक्रीज होने लगता है, होता जाता है. हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अप इंडस्ट्रीज. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जाए ताकि जो एब्जॉर्ब कर सके, जो सरप्लस लेबर है आपकी इकोनॉमी में, जो एक्स्ट्रा लेबर है, जो अनएम्प्लॉयड लेबर है, उसको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके. हेंस इंडस्ट्रीज कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो इंडस्ट्रीज इस तरीके से जो है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की एक जो किसी भी इकोनॉमी के लिए चैलेंज होता है उसको जो है टैकल कर सकती हैं, सॉल्व कर सकती हैं. पॉइंट समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए एक एक पॉइंट के बाद, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, कमेंट आपका आना चाहिए, फीडबैक आपका आना चाहिए. कोई चीज समझ में नहीं आई, मैं रिप्लाई करता जा रहा हूं अभी की अभी. तो अगर कोई चीज समझ में भी नहीं आई, आप पूछ सकते हैं, यू आर एब्सोल्युटली फ्री. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. कैसे? इंडस्ट्रीज आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जो है
प्रॉपर यूज जो है इंडस्ट्री की हेल्प से किया जा सकता है। दे कैन इवन मेक यूज ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट मटेरियल। जो स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते इंडस्ट्री में, उससे भी कुछ ना कुछ जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, किसी न किसी फॉर्म में उसको यूज किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ industries is necessary for the utilization of full utilization of available resources। तो जो इंडस्ट्रीज हैं जब तक वो डेवलप नहीं होंगी तब तक जो है जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका जो है प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती हैं इन एन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर कैन नॉट मेक यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर इस तरीके से कैन नॉट मेक द यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज, उनको इस तरीके से जो है यूज नहीं कर सकती। समझ में आया होगा पॉइंट आपके? फिर भी कोई डाउट है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यस सर लिखना ना भूले। चौथा पॉइंट आपके सामने है स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज या फिर जो रिलेट करता है फॉरेन ट्रेड से। समझिए, इंडस्ट्री इज द की टू हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप इंडस्ट्री नहीं होती है किसी इकोनॉमी में तो आप हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन होना जरूरी है और वो सिर्फ इंडस्ट्री की हेल्प से ही हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड, यानी कि जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा वैसे वैसे बाहर से फॉरेन एक्सचेंजेस आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ेगा। सो इंडिया कैन नॉट अर्न एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट। जो है इंडिया जो है कैन नॉट अर्न एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ इट्स प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करके आप जो है एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज अटेन नहीं कर सकते। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट से दैट द डिमांड फॉर सच प्रोडक्ट्स इज वेरी लो इन अदर कंट्रीज। क्योंकि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए डिमांड जो है बहुत कम है दूसरी कंट्रीज में। लेकिन इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियल गुड्स को बाहर दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है उनकी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उनको यहां से, इंडिया से, हमारे यहां से जब बाहर डिमांड होती है तो यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है और इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंजेस जो है हमारे पास और ज्यादा आते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी और ज्यादा हमारे पास आती है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। समझ में आया? कमेंट बॉक्स में यस सर लिखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होती है स्टूडेंट्स वैसे वैसे एग्रीकल्चर भी डेवलप होता है, क्योंकि इंडस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ इरिगेशन एज वेल एज एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, दैट इज व्हाट वी गेट with the help of industry only. So the requirement of agriculture, the requirements of agriculture are met by the industries. Industries जो हैं उसे पूरा करती हैं in large. Agriculture requires improved farm machinery, chemical fertilizers and pesticides. और ये सब कहाँ बनते हैं? Let me tell you, ये सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बनती हैं स्टूडेंट्स। So it also requires storage and transport facilities. All these are adequately provided by our own industries. ये सारी चीजें आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, स्टोरेज की फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरी, all these sources are provided by industries only. So due to this it is called as source of mechanized means of farming, और इंडस्ट्री को source of mechanized means of farming कहा जाता है। यानी कि जितने भी जो मैकेनिकल टेक्निकल सोर्सेज हमें मिलते हैं एग्रीकल्चर के लिए, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें मिलती हैं इंडस्ट्री से। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। यस सर लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, डाउट है पूछ लीजिए। बैलेंस डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट्स। बैलेंस डेवलपमेंट में कहूं तो जब सारे सेक्टर हर एक सेक्टर की जब ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस डेवलपमेंट। सो इंडियन इकोनॉमी इज एन अनबैलेंस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है, देन इंडस्ट्रीज, देन सर्विस सेक्टर, तो इसको अनबैलेंस्ड इकोनॉमी कहा गया है। Our greater dependence is on agriculture. Our dependence on agriculture basically has made us poor. अब एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है और ज्यादातर लोग इसी पर डिपेंडेंट हैं, ओवरबर्डन्ड है, तो कहीं ना कहीं इस चीज ने हमें पुअर बनाया है। विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी दिस डिस्पैरिटी कैन बी रिमूव्ड। और अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आ जाते हैं, नए नए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, नए नए मैकेनाइज्ड मीन्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो ये डिस्पैरिटी रिमूव की जा सकती है
Development of industry leads to development of other sectors. If agriculture is the backbone of the economy, industry is the energy. ये मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूं, एक बार फिर से मैंने बता दिया है, स्टार्टिंग में बताया था. सो अच्छी चीज है, अच्छी लाइन है, पंच लाइन है, याद जरूर रखिए. आप भी जरूर लिखिएगा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है. पॉइंट क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ. देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अपने आप सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ होने लगती है इकोनॉमी की. किस तरीके से, समझिए. द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. जब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आपकी बढ़ती है, इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. इन सारी चीजों को भी प्रमोट करती है, ग्रो करती है. So it also enables the countries to produce a variety of consumer goods in large quantities at low cost. तो इंडस्ट्री की हेल्प से हम जो है इस तरीके के रिसोर्सेज बहुत कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पाते हैं. सो इट एलिमिनेट्स आवर डिपेंडेंस ऑन दी अदर कंट्रीज फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स. तो जब हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहते, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो सेल्फ सस्टेन ग्रोथ अपने आप जो है इकोनॉमी में होती रहती है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट सेल्फ सस्टेन ग्रोथ. पॉइंट समझ में आया? कमेंट बॉक्स में यस सर लिखकर जरूर लिखें. डाउट है पूछ लीजिए. हम बात कर रहे हैं 8th पॉइंट की. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है स्टूडेंट्स. सो क्या जो है इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ. सो आपको पता होना चाहिए वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए जो हमें बेसिक सर्विसेज चाहिए उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे पावर जनरेशन, या फिर जो है आप कह सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप कहते हैं, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, स्टोरेज फैसिलिटीज. इसके अलावा सोशल, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर इतना ही बताऊंगा. आगे हमारे जो है एक प्रॉपर चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा, तो उसके अंदर हम इसकी और भी बात करेंगे. सो द इंडस्ट्रीज ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ आर इंटर रिलेटेड. यानी अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, अब इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो वहां पर लोग आएंगे जाएंगे, रोड्स वगैरह बनेंगी, सैनिटेशन फैसिलिटीज होंगी, एनर्जी होगी, एनर्जी सेक्टर बेसिकली पावर जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए. तो धीरे धीरे इन सारी इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज भी एक्सपेंड करती हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक्सपेंड होता है. कैसे, समझिए. व्हेन इंडस्ट्रीज एक्सपेंड, इट लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक पावर इंक्रीज होती है जब एनर्जी से चलने वाली मशीन्स आती हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है सर्विसेज वो इंक्रीज होती हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री होगी तो कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी होगा और बनी हुई चीजों को इंडस्ट्रीज से मार्केट में बेचा भी जाएगा. इसके अलावा इंश्योरेंस एंड बैंकिंग फैसिलिटीज होंगी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज. के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज चाहिए होंगी, इंश्योरेंस भी करवाते हैं आप अपनी इंडस्ट्री में गुड्स वगैरह का. तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी जो है आपको देखने को मिलती है. कुछ और चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है. नेशंस सिक्योरिटी, किसी भी नेशन की सिक्योरिटी होती है, नेशन को सिक्योर करता है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन. किस तरीके से? डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर डिफेंस गुड्स इज ऑलवेज रिस्की अफेयर. तो हम जो है किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं करते इस तरीके की चीजों से, इस तरीके की चीजों की डिमांड के लिए स्टूडेंट्स. सो दैट इज व्हाई हमारे नेशन की सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज होती है. So we do not have good relations with our neighboring countries, especially Pakistan and China. तो खैर ये तो करंट सिनेरियो में काफी ज्यादा रिलेटेबल है, बट यूजुअली एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है अगर आप डिफेंस गुड्स के लिए सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. ये सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टूडेंट्स. और यहां पर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फिनिश हो चुकी है. और अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी प्रॉब्लम, किसी टॉपिक, किसी हेडिंग यहां पर कोई भी समझ में ना आई हो, आप पूछ सकते हैं. आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द कमेंट बॉक्स. सो यहां तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स. इसके बाद बात करते हैं, यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है एक, दैट व्हाई वाज पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड. प्लानिंग पीरियड में पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल क्यों दिया गया? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का रोल इतना ज्यादा उभर के क्यों सामने आया? मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स.
1947 में जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हमारे पास इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। अगर मैं टाटा बिरला की बात हटा दूं, यहां पर कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, इनकी बात हटा दूं, इनकी बात से थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप नहीं थी। बहुत सारे फैक्टर्स थे, फैक्टर्स ऑलरेडी यहां पर मैंने लिखे हुए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स थे, यू कैन सी देम, आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। कि एक तो हमारे पास लैक ऑफ कैपिटल था, मतलब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, बिग हाउसेस थे, इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, दे वर नॉट हैविंग सफिशिएंट कैपिटल, और अगर कैपिटल थी भी तो हमारे पास लो इंड्यूसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, यानी हमारा मार्केट इतना ज्यादा, इंडियन मार्केट इतना ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं था that the private entrepreneurs would be able to get more profits in that situation। यानी कि हमें जो है इतना ज्यादा प्रॉफिट, मतलब हमें, मतलब लाइक यहां पर एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूं, प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूं, वहां पर उन्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट जो है मार्जिन अवेलेबल नहीं था, देखने को नहीं मिला। मार्केट का साइज छोटा था, कम इनकम थी लोगों की, स्पेंड कम करते थे, तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट नहीं था वहां पर। एंड लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो यहां पर ये पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी चाहती थी, सोशलिस्टिक पैटर्न में हम लोग बात करते हैं सोशल जस्टिस की। तो अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहां प्रोड्यूस करते तो शायद हम जो हैं सोशल जस्टिस नाम की चीज इंडियन इकोनॉमी में कभी भी वुड नॉट बी एबल टू ब्रिंग इट इन आवर सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो दैट इज व्हाई वी रिलाइड ऑन पब्लिक सेक्टर। हालांकि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग कि ये हमारी कहीं ना कहीं एक गलती थी, कहीं ना कहीं हमें जो है इससे हट जाना चाहिए था, लिमिटेड टाइम पीरियड रहते हुए इतना ज्यादा इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम के लिए किस तरीके से अच्छी थी, वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल। बट अभी हम बात करेंगे कि why was public sector given a leading role in the industrial development during planning period। planning period में इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर को इतना लीडिंग रोल क्यों दिया गया। पहले पॉइंट की बात करते हैं, लैक ऑफ कैपिटल। ऑलरेडी मैं पॉइंट बता चुका हूं आपको, एक्सप्लेन करते हैं इन्हें कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट डिड नॉट हैव द कैपिटल टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल वेंचर्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके हमारे इंडस्ट्रियल वेंचर में, जो हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड था। यानी कि इतनी कैपिटल नहीं थी उनके पास। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड अ बिग पुश which was out of the capacity of big established industrial houses like Tata and Birla। तो इन हाउसेस के मतलब कैपेबिलिटी के बाहर की बात थी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना इंडियन इकोनॉमी में उस टाइम पर। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग कि पब्लिक सेक्टर का रोल इतना सिग्निफिकेंट, इतना लीडिंग रोल जो है उभर कर सामने आया प्लानिंग पीरियड में या प्लानिंग में। The next point is low inducement of development। यानी कि यहां पर हम बात करते हैं कि द इंडियन मार्केट साइज, जो इंडिया के मार्केट का साइज था, दैट वाज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट इवन इफ दे हैड द कैपिटल टू डू सो। यानी कि कैपिटल होते हुए भी, अगर मान लीजिए एक सपोज उनके पास इतनी कैपिटल थी, लेकिन फिर भी इंडिया के मार्केट साइज को उस टाइम पे, आज के टाइम में तो इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड ऑल दी कंट्रीज वुड लाइक टू कैप्चर इंडियन मार्केट, क्योंकि इतना डिमांड जो है हमारे यहां पर होता है फॉरेन गुड्स का। तो चाहते थे हम, आज जो काफी कंट्रीज चाहती हैं, लेकिन उस टाइम पे इतना जो है बड़ा साइज नहीं था इंडियन मार्केट का। एंड दैट वाज नॉट एनकरेजिंग थिंग फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट, सो दैट वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाकर। सो लो लेवल ऑफ इनकम, because of low level of income, people were having low level of demand and these were the factors responsible for the small size of market। लोगों की इतनी इनकम नहीं थी, लोगों का जो है डिमांड पैटर्न ऐसा नहीं था कि इतनी ज्यादा जो है वो डिमांड करें, और यही एक फैक्टर था जो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता था एंटरप्रेन्योर्स को। सो देयरफॉर नो वन वाज विलिंग टू इन्वेस्ट, कोई इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। पब्लिक सेक्टर वाज द ओनली ऑप्शन विच वाज, पब्लिक सेक्टर जो है अकेला ऐसा सेक्टर था which the demands can be raised on option by which the demands can be raised, और पब्लिक सेक्टर के हेल्प से ही ये डिमांड जो है बढ़ाई जा सकती थी, इंक्रीज की जा सकती थी। किस तरीके से, यू विल स्लोली एंड ग्रेजुअली कम अक्रॉस ऑल दिस थिंग्स। समझ में आ रहा है? यस सर लिखना ना भूले, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए
और अगर कोई डाउट है तो पूछते रहिए। सो लो इंड्यूसमेंट ऑफ डेवलपमेंट, लो इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि यहां पर अगर आप ये चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में जिस तरह से मतलब एक सोशलिस्टिक पैटर्न है और सोशल जस्टिस आप अचीव करना चाहते हैं, इक्वालिटी आप अचीव करना चाहते हैं, सो वुड यू बी एबल टू अचीव दैट इक्वालिटी विद द हेल्प ऑफ गिविंग द यू कैन से कमांड टू द प्राइवेट सेक्टर? ऑब्वियसली नॉट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो प्राइवेट सेक्टर सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट के लिए अर्न करता है स्टूडेंट्स, ना कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, इकोनॉमी के प्रॉफिट के लिए। इकोनॉमी के प्रॉफिट के लिए नहीं करता, इकोनॉमी की इक्वालिटी के लिए नहीं करता, सोशल जस्टिस के लिए नहीं करता। वो काम करता है प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट के लिए करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करता है, ना कि सोशल वेलफेयर के लिए। सो द डिसीजंस टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्टिक लाइंस led to the policy of the state controlling commanding heights of the economy, यानी कि स्टेट के थ्रू कंट्रोल किया जाना चाहिए। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जो कमांड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टेट के हाथ में, यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के हाथ में, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में। सो दिस मेंट दैट द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन of these industries and that were vital for the economy। और ये सारी जो है इंडस्ट्रीज हैं, इनका कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, स्टेट के हाथ में होना चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में होना चाहिए, जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करे। द पॉलिसीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसी होती है, वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज टू द पब्लिक सेक्टर। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल जो होना चाहिए, जो पॉलिसी होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि ये पब्लिक सेक्टर को कॉम्प्लीमेंट करे, कंप्लीट करे, एक साथ साथ चलने वाली चीजें, जिसे आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर को रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करे। तो इस तरीके के रोल के साथ हम जो है प्लानिंग पीरियड में आगे बढ़े, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यहां तक ये अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप देखेंगे तो एज इट इज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दैट व्हाई वाज let me bring it out. Okay, why was public sector given a leading role in industrial development during the planning period? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि किस तरीके से हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजी रही, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे ऑफ आईपीआर 1956, और कुछ इसी तरीके की चीजें, इसी तरीके के टॉपिक्स हम लोग जो है वन बाय वन इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो कि हमारा जो है मंडे टू फ्राइडे रोजाना 12 बजे, ठीक 12 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इस बार जो आने वाले सेशंस हैं उनमें बिल्कुल भी डिले ना करें, टाइम पे आए, टाइम पे क्लास लें। 30 to 40 मिनट्स का आपका सेशन होता है। समझे इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे जब सारे बच्चे बैठे हुए हैं और कोई और काम नहीं कर रहे हैं। आप अपनी इंडियन इकोनॉमी मनोज जांगीर क्लासेस पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट है आपके, मुझे जरूर बताएं। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द नोट्स ऑफ दीज चैप्टर्स, तो आपको नोट्स भी, मैं डिजिटल नोट्स भी आपको इनके प्रोवाइड करूंगा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, जस्ट आपको टाइम पे आना है, क्लास लेनी है, बढ़ते रहिए, चलते रहिए, देखते रहिए मनोज जांगीर क्लासेस। कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। आप हमें फॉलो करना चाहते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप जो है वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा, कहीं पर भी थोड़ा सा भी मेरे एफर्ट्स कहीं पर अच्छे लगे, तो आप जो है वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट, आई कैन टेल यू, मुझे कितना मोटिवेट करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।